अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं अपने लास्ट वीडियो के मुताबिक अपने वादा पूरा करने जा रही हूँ और B.Ed 1.5 ईयर कोर्स कोड 8601 यानी जनरल मेथड्स ऑफ़ टीचिंग का चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में कवर अप कर लूँगी। अगर आप चैप्टर पढ़ने से पहले या चैप्टर पढ़ने के दौरान मेरी ये वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको चैप्टर पढ़ने में समझने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं होगी। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ फिर इस चैप्टर से मुताल्लिक़ आपका कोई भी सवाल आ गया तो आप वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। अपने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देना चाहूँगी कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आर्ट से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कभी भी रट्टा मत लगाइए। स्पेशली B.Ed में कभी भी किसी चीज़ का रट्टा मत लगाइए, क्योंकि B.Ed में कोई भी सवाल आपके पास आता है वो सारे के सारे सवालात आपके सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और यानी कि बुक को अगर आप समझ लेंगे ना, सिर्फ टॉपिक्स को समझ लीजिए, तो वो टॉपिक उठाकर कभी भी पूरा नहीं देते। मेजॉरिटी जो है वो ऐसे ही सवालात की होती है जो कि आपका टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल सोशल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इफ़ेक्टिव टीचिंग है तो इससे रिलेटेड वो ये नहीं दे देंगे कि उठा के फ़ौरन इफ़ेक्टिव टीचिंग, ठीक है। वो ये ज़रूर पूछेंगे इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या होती है, तो वो 5-10 नंबर का आप उसको उस टॉपिक को आपने एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो सोशल इशू उठाया होता है, आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, आप कैसे बच्चों में जो है वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट पैदा कर सकते हैं क्लासरूम में, इस तरह के सवालात होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग। देखिए, इफ़ेक्टिव टीचिंग के नाम से ही ज़ाहिर है टीचिंग पढ़ाना होता है। इफ़ेक्टिव यानी वो कि जिसका आउटकम अच्छा हो, यानी एक टीचर जब क्वालिटी लेक्चर डिलीवर करेगा, क्वालिटी लेक्चर डिलीवर करने का मकसद ये है कि उसको आउटकम अच्छा मिल रहा है, यानी उसका बच्चा जितना अच्छा सीख रहा है वो उतना इफ़ेक्टिव टीचिंग कर रहा है, ठीक है। अब इफ़ेक्टिव टीचर की डेफिनेशन जो मुख्तलिफ़ रिसर्चर्स ने दी है वो मुख्तलिफ़ है, काफ़ी तवील है, तो हम इसका कोर कोड समझ लेते हैं कि आया इफ़ेक्टिव टीचिंग है क्या। तो देखिए, इफ़ेक्टिव टीचिंग को हम 3 तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक टीचर का अपना बिहेवियर, ठीक है, टीचर की नॉलेज और टीचर की बिलीव्स, ठीक है। ये 3 चीज़ों के अकॉर्डिंग हम इफ़ेक्टिव टीचिंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक टीचर की नॉलेज क्या है, ठीक है। सपोज टू बी ही और शी इज़ मास्टर्स इन इंग्लिश। अब अगर प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं तो उसको डिलीवर करना है बेसिक ग्रामर, ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स को, क्या वो अच्छे से डिलीवर कर पा रही है, ठीक है। तीसरा, फिर बच्चों की अचीवमेंट कितनी हो रही है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो सिंपली एक डेफिनेशन जो रिसर्च के मुताबिक हमें मिली है वो यही है कि एबिलिटी टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट, ठीक है। यानी एक अच्छा टीचर इफ़ेक्टिव टीचिंग तभी दे सकता है जब वो अच्छे से अच्छा पढ़ाए, ठीक है। एक स्टूडेंट जितना मैक्सिमम अचीव करेगा तो उसका मतलब ये है उसको उतनी ही इफ़ेक्टिव टीचिंग मैसर आई है। मज़ीद समझ लेते हैं। देखिए, व्हाट टीचर्स वर, टीचर्स क्या हैं, यानी यहाँ ये नॉलेज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि टीचर के पास नॉलेज क्या है, ठीक है। सेकेंडली, व्हाट दे डिड, क्योंकि हर टीचर के पास नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होती, ज़रूरी इस नॉलेज को डिलीवर करना भी होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उन्होंने आया उस नॉलेज को सही से बच्चों में डिलीवर किया या नहीं किया, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट साइकोलॉजी रखता है। तो क्या टीचर वो तमाम बच्चों की डिफरेंट साइकोलॉजीज़ को पहले असेस कर चुका है, उसके बाद उसने लेक्चर डिलीवर किया है, ठीक है। एंड थर्ड वन, व्हाट इफ़ेक्ट्स टीचर्स बिहेवियर्स हैड ऑन द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। अब उस टीचर के बिहेवियर का इफ़ेक्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स के अचीवमेंट पर, ठीक है। आया जो वो डिलीवर करना चाह रहा है कि वो 100% स्टूडेंट्स को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग को ये चीज़ें डिस्क्राइब करती हैं। पूरा का पूरा टीचर पे बेस करता है, उसकी नॉलेज क्या है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, तीसरा उसकी बिलीव्स क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स। अच्छा, देखिए, जब सवाल आता है ना तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक जिस टॉपिक के मुतालिक सवाल आया है उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद उसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हैं एंड देन
व्हेन गोइंग ऑन टूवर्ड्स द बेसिक क्वेश्चन। लेकिन मैंने यहाँ पहले डेफिनेशन दी है क्योंकि मैं आपको उस टर्म को एक्सप्लेन करना चाह रही थी। मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स को क्लियर और सिंपल वे में समझाना है, ठीक है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इतने सारा जो लिखा हुआ है देखकर परेशान मत होइएगा, मैं इसलिए थोड़ा सा लिखना चाह रही हूँ ताकि आपको लिखना भी आए साथ में कि लिखते कैसे हैं, ठीक है। इफ़ेक्टिव टीचिंग इज़ कंसिडर्ड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट कंट्रीब्यूट्स अ लार्ज इन इम्प्रूविंग लर्निंग। देखिए दैट्स वेरी सिंपल। देखिए लर्निंग, एक इम्प्रूव्ड लर्निंग अचीव करने के लिए, लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए डेफिनेटली टीचर का इफ़ेक्टिव लेक्चर डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ेक्टिव टीचिंग होगी तो लर्निंग में इम्प्रूवमेंट्स आएंगी ना, ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है, दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि लर्निंग में इम्प्रूवमेंट आए तो आपको टीचर के मेथोडोलॉजीज़, टेक्निक्स, उनकी नॉलेज, उनके मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर्स को इम्प्रूव करना होगा, यानी इफ़ेक्टिव टीचिंग की तरफ ध्यान देना होगा। अब ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनमें इल्यूकेना है, यूगस्टीन है और डिलवर्थ है। इन्होंने मुख्तलिफ तरीके से अपने इस इफ़ेक्टिव लर्निंग की इफ़ेक्टिव टीचिंग की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है और तीनों ने एक ही बात को इधर उधर करके बयान किया है, ठीक है। इल्यूकेना कहते हैं कि इफ़ेक्टिव लर्निंग डिपेंड करती है इफ़ेक्टिव टीचिंग पर, ये तो पहले ही सबको क्लियर है, ठीक है। ये बस ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए। अब हर दूसरे बंदे ने इसी को आगे पीछे करके बयान किया हुआ है, ठीक है। इफ़ेक्टिव लर्निंग डिपेंड करती है इफ़ेक्टिव टीचिंग पर। दूसरा ये कहते हैं कि इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इफ़ेक्टिव टीचिंग इज़ टॉकिंग एंड लिसनिंग लर्नर्स अबाउट देयर लर्निंग, ठीक है। अब एक टीचर्स क्लास में आता है, वो 30 मिनट लेक्चर डिलीवर करके या 35 मिनट या 45 मिनट जितना भी उसको टाइम मैसर है वो करके चला जाता है। इसी तरह अगर एक और टीचर आता है, वो थोड़ा सा लेक्चर डिलीवर करता है, उसके बाद स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करता है या डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ और टेक्निक्स को अप्लाई करके स्टूडेंट से आउटकम लेने की कोशिश करता है, उनको क्लास में एक्टिव रखता है, ठीक है। तो आप खुद इंसाफ करें कि बच्चा किस में खुश होगा, किस में ज़्यादा सीखेगा और कौन सा इफ़ेक्टिव लेक्चर डिलीवर करने का मेथड है। डेफिनेटली वो दूसरे वाला टीचर जिसने कॉन्स्टेंटली बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखा, एक्टिव रखा, ठीक है, डिफरेंट प्रॉप्स का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें की। तो यही कहना चाह रहे हैं कि इफ़ेक्टिव टीचिंग सिर्फ टॉकिंग नहीं है कि आप बोलते जाएं आके लेक्चर डिलीवर करें एंड देन गो ऑन, ठीक है। इफ़ेक्टिव टीचिंग का मतलब है कि आप लेक्चर डिलीवर भी करो, साथ में लर्नर्स जो सीखने वाले हैं उनसे भी बातें करो, उनको भी सुनो, ठीक है। क्या आया कि वो उनको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, या वो जो आप चाह रहे हैं वो उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके मुताबिक वो मज़ीद क्या इसमें ऐड करना चाहते हैं, या वो कहाँ तक समझे हैं। यूगस्टीन ने भी इसी बात को आगे प्रोसीड किया है। वो कहते हैं आई लर्न नॉट फ्रॉम दोज हु टॉट मी बट फ्रॉम दोज हु टॉक्ड विद मी। यूगस्टीन कहते हैं मैंने उनसे नहीं सीखा, ठीक है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, बल्कि मैंने उनसे सीखा है जिनसे मैंने डिस्कशंस की हैं, बातें की हैं, ठीक है। यानी उस टॉपिक से मुताल्लिक जब आप अच्छा ग्रुप डिस्कशन जब यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हो ना, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशंस में अगर वाकई सीरियसली ऑनेस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठकर बातें ना कर रहे हों और अपना लेक्चर ही डिस्कस कर रहे हों, तो उसमें इंसान बहुत सीखता है। देखिए 4 लोग बैठे ना, 4 लोगों का दिमाग डिफरेंट वेज़ में सोचता है, डिफरेंट वेज़ में काम करता है, एक टॉपिक को वो डिफरेंट अंदाज से पिकअप कर रहे होते हैं। तो जब आप एक टॉपिक पर डिस्कस करते हो ना, तो आपको 4 डिफरेंट व्यूज़ मिलते हैं, ठीक है। तो आपको लर्निंग के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही यूगस्टीन भी यही समझाना चाह रहे हैं। अब डिलवर्थ की तरफ आते हैं, तो उन्होंने इफ़ेक्टिव टीचर की कुछ फ़ीचर्स बयान कर दिए हैं कि इफ़ेक्टिव टीचर वो होता है जिसकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग अच्छी हो। ये क्या है, देखिए जब आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं ना, या जब अच्छे स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि टीचर्स क्लासरूम में आने से पहले पूरा लेक्चर नोट डाउन करती हैं, ठीक है, पूरा प्लान करती हैं, पूरा उसको ऑर्गेनाइज़ करती हैं कि उन्होंने आया क्लासरूम में जाकर कौन क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, ठीक है। वो सारा फिर चेक होता है, उसके बाद जब वो फाइनलाइज हो जाता है, फिर वो क्लासरूम में जाकर लेक्चर डिलीवर करती हैं। आ रही है बात समझ में। तो इफ़ेक्टिव टीचर वो होगा जो पहले प्लानिंग करेगा और फिर इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेगा कि पहले क्या पढ़ाना है और फिर उसके बाद क्या पढ़ाना है।
अच्छा, दूसरे वो ये कहते हैं कि उसके साथ साथ क्लासरूम के एनवायरनमेंट को भी प्रॉपर्ली मैनेज करने की एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ल्यूकेना, यूगस्टीन और डिलवर्थ, इनकी बातों को अगर मैं सम अप करना चाहूँ सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में बिठाने के लिए, तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसका कोर समझ लेते हैं कि इफ़ेक्टिव टीचिंग का कोर क्या है। देखिए, पहला तो यही है कि इफ़ेक्टिव लर्निंग हो, क्वालिटी ऑफ लर्निंग हो या इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग हो, बातें तीनों एक ही हैं। ठीक है, मुख्तलिफ अंदाज में लिखी गई हैं ताकि कल को कोई सवाल इस तरह का आ जाता है तो आप परेशान मत हों, आपको पहले से नो हाउ होनी चाहिए। डिपेंड करती है इफ़ेक्टिव टीचिंग पर। ठीक है, अब इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या है? टॉकिंग एंड लिसनिंग द लर्नर। ठीक है, अच्छी इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या है कि आप ना सिर्फ बच्चों से बातें करें बल्कि उनको भी सुने। इफ़ेक्टिव टीचर की क्वालिटीज़ क्या हैं कि वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेज द क्लासरूम। ये कोर आप अपने जहन में बिठा लेंगे तो यूगस्टीन, डिलवर्थ और इल्यूकेना, इन तमाम की बातें आपको जहन में आ जाएंगी। अच्छा, इंट्रोडक्शन में अगर आप रिसर्चर्स के नाम लिखकर उनकी एक्सप्लेनेशन देते हैं ना तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, आप इफ़ेक्टिव टीचिंग आप समझ चुके हैं ना। अब आप देख लीजिएगा, अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है ना तो आपको उस सवाल समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि आप इफ़ेक्टिव टीचिंग को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अच्छा जी, अब हम प्रिंसिपल्स की तरफ आते हैं। रिचर्ड टी वॉल्स ने 1999 में लिंक बताया प्रोसेस और प्रोडक्ट के दरमियान। नाउ व्हाट इज़ अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट? देखिए, जब टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है ना उसे हम प्रोसेस कह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बच्चा हमें उसका आउटकम दे रहा है, क्या है, उसने हमसे कितना सीखा है, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट आया है। ठीक है, तो उसने दोनों के दरमियान लिंक्स बताए और उसने 4 जो है ना वो पॉइंट्स को क्लियर किया। एक हो गया आउटकम, दूसरा क्लैरिटी, तीसरा इंगेजमेंट, चौथा एंथुसिज्म। ठीक है, ये मैंने बुक से ही तस्वीर लेकर यहाँ पर लगाई है। देखिए, आउटकम क्या है कि बच्चे को आपने पहले ये बताना है कि हम क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं और हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है वो क्या है। ठीक है, हो गया क्लैरिटी। अब जो आप बच्चों को डिलीवर करेंगे ना टॉपिक, मुश्किल से मुश्किल डेफिनेशंस, मुश्किल से मुश्किल टर्म्स अपनी एफिशिएंसी झाड़ने के लिए मत कीजिएगा। उसको इंतहाई सिंपल वे में, इंतहाई क्लियर तरीके से जितना मुमकिन हो सके उसको बताना है। ठीक है, उससे पहले ये जांचना भी बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स पहले से क्या जानते हैं उस टॉपिक के बारे में। देखिए, अब डिफरेंट टीचर के डिफरेंट स्टाइल होते हैं। कुछ टीचर आते ही उस टॉपिक से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात पूछने लगते हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे को टॉपिक का नाम भी नहीं पता होता और वो ख़ुद उसके मुंह से उगलवा लेते हैं। ठीक है, और फिर बोर्ड पे लिखते हैं तो बच्चे की अटेंशन भी बढ़ती है, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। आगे आते हैं इंगेजमेंट की तरफ। ये कहते हैं 30 मिनट से ज़्यादा लेक्चर मत दीजिए और बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखिए। ठीक है, दूसरा ये है इंगेजमेंट में, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हैं, जितना आप चाहते हैं ना बच्चा सीखे, उतना उसको करने दें। ये तो आप जानते हैं कि अगर आप जो चीज़ आप खुद से करेंगे ना वो आप बहुत ही अच्छा सीखेंगे। जो आप सिर्फ देख के रट्टे मारेंगे ना वो आपको कभी भी समझ में नहीं आने वाला। एंथुसिज्म क्या है? जिस चीज़ को आप नफ़रत करेंगे बच्चा उस चीज़ से नफ़रत करेगा। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि बच्चे को आप मोटिवेट करें। ठीक है, सक्सेस की तरफ उसे लेकर जाएं। इस पूरे ये जो मैंने बुक से तस्वीर लेकर यहाँ लगा डिस्प्ले की है, इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी मैंने कोर निकाला है, वो पॉइंट्स अपने जहन में बिठा लीजिए, फिर आपको प्रिंसिपल्स देखने में कभी भी मुश्किल नहीं होगी। चलें जी, ये हेडिंग्स वही हैं, आउटकम, क्लैरिटी, इंगेजमेंट और चौथी है एंथुसिज्म। आउटकम में क्या है? बच्चों को ये बताना है क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, हमारा गोल क्या है। क्लैरिटी सिंपल वे में, नाम से ज़ाहिर है, सिंपल वे में उसे बताएं। ठीक है, और कि हम क्या करने जा रहे हैं। इंगेजमेंट 30 सेकंड से ज़्यादा, सॉरी सेकंड लिख दिया, गलती हो गई, 30 मिनट है ये, 30 मिनट से ज़्यादा लेक्चर डिलीवर मत करिए और उससे साथ साथ उसको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखिए। ठीक है, लेट देम डू व्हाट यू वांट टू मेक देम लर्न। आप जो उन्हें सिखाना चाहते हैं उन्हें वो करने दीजिए। एंथुसिज्म, स्टूडेंट हेट व्हाट यू हेट, और उसे मोटिवेट करते रहिए। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं चैप्टर के, वो है गर्नीज़ 5 की फैक्टर्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग।
जी जनाब, इसका जो पहला पॉइंट है वो है टीचर नॉलेज, एंथुसिज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग। ठीक है, आपने प्रिंसिपल्स भी समझ लिए, आपने डेफिनेशन भी समझ ली, अब आपको फैक्टर्स वगैरह समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। अब देखिए, टीचर जो क्लासरूम में पढ़ाता है ना, वो सिर्फ पढ़ाता नहीं रहे, वो नॉलेज जब उस हद तक नहीं रहे, बल्कि वो शेयर हो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के दरमियान। ठीक है, यानी कि वो उस नॉलेज के मुतालिक स्टूडेंट से डिफरेंट आइडियाज़ कलेक्ट करे कि वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या है। ठीक है, इस तरह से शेयरिंग ऑफ स्टूडेंट्स होगा, शेयरिंग ऑफ नॉलेज होगा बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर में, और दोनों लर्नर्स महसूस होंगे। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स को किसी चीज़ का कोई आंसर देता है या वो अपनी प्रीवियस नॉलेज के थ्रू कुछ आइडिया देता है और टीचर्स को इनकरेज करता है, इस तरह से उसका तो एंथुसिज्म बढ़ जाएगा ना। ठीक है, इस तरह से टीचर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी शेयरिंग ऑफ नॉलेज के और इन्जॉयमेंट ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट के। ठीक है, मतलब वो नॉलेज जो है वो इन्जॉयमेंट बन जाएगी स्टूडेंट और टीचर बोथ के लिए, और वो बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियरफाई हो जाएगा। दूसरा आपका पॉइंट है क्लासरूम एक्टिविटीज़ दैट इनकरेज लर्निंग। ठीक है, आप क्लासरूम में अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए स्टूडेंट्स को, उनको एक्सपीरियंसेस करवाइए। ठीक है, ताकि उन्हें एक्सप्लोर किया जाए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स उनके हाथ से करवाए जाएं। ठीक है, इस तरह से जब उन्हें कामयाबी नसीब होगी तो उस कामयाबी में वो खुश होंगे। ठीक है, उस खुशी में वो अपने आप को मास्टर तस्वर करने लगेंगे कि उन्हें भी कुछ आता है। ठीक है, इस तरह से दूसरा ये आप हो सकता है कि टीचर इस तरह से स्टूडेंट्स के एटीट्यूड्स, उनके आउटकम से अपनी लर्निंग को अपनी टीचिंग को गेट कर सकता है कि वो कैसा पढ़ा रहा है। ठीक है, एट द स्पॉट उसको समझ में आ जाएगा कि वो कितनी इफ़ेक्टिव टीचिंग कर रहा है, क्योंकि उसको उसी वक्त आउटकम मिल जाएगा जब वो बच्चों को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करवाएगा। ठीक है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करवाएगा। ठीक है, अब वो एक्टिविटीज़ जो क्लास में स्टूडेंट्स को दे दी जाती हैं, उनको सिर्फ देना नहीं होता, उसको बाद में असेस भी करना होता है, रिवाइज़ करना होता है, रिविजिटेड करना होता है और फोकस भी करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक्टिविटी दे दी, स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है और क्लास का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया एंड यू विल मूव आउट ऑफ द क्लास, ऐसा नहीं करना। ठीक है, उसी वक्त उसको सम अप करके स्टूडेंट्स से आउटकम लेकर आपने उसको फाइनलाइज करना है, अपने एंड पर भी, स्टूडेंट के एंड पर भी। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट है असेसमेंट एक्टिविटीज़ दैट इनकरेज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। देखिए, एक वो असेसमेंट होता है, जो एग्ज़ाम होते हैं जो कि पूरे साल के आखिर में लिए जाते हैं या सेमेस्टर के एंड में लिए जाते हैं। ठीक है, तो उससे ज़्यादा अच्छे असेसमेंट्स वो होते हैं जो आप ड्यूरिंग लेक्चर लें। ठीक है, उसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। सपोज़ टू भी मैंने एक लेक्चर क्लासरूम में डिलीवर किया है, उसके बाद मैं एट द एंड ऑफ द क्लास में बच्चों से कह रही हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। ठीक है, may go to write the central idea of whatever you learn today from the lecture। ठीक है, कि आज के इस लेक्चर से आपने जो भी सीखा है उसका सेंट्रल आइडिया लिखकर मुझे दे दें। दैट इज़ असेसमेंट वाइल लेक्चरिंग। ठीक है, लेक्चर के दौरान अगर आप स्टूडेंट को इस किस्म की एक्टिविटीज़ देंगे तो इस तरह से बच्चे में सीखने समझने की सलाहियत और भी बढ़ जाएगी। ये मैंने एक मिसाल दी है। ठीक है, आप उनकी ग्रुपिंग में उनको कन्वर्ट कर सकते, कुछ टास्क दे सकते हैं, आप उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं मेरे टॉपिक को समराइज़ करो। ठीक है, आप प्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मतलब छोटी सी पर्चियाँ बनाकर उस पर डिफरेंट अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखकर बच्चों में तकसीम कर सकते हैं और कहें कि एट द बैक ऑफ दैट आप जो है उनसे ले सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है इफ़ेक्टिव फीडबैक दैट एस्टैब्लिशेस द लर्निंग प्रोसेसेस इन द क्लासरूम। ठीक है, स्टूडेंट्स किससे आपने फ़ीडबैक लेना है कि आपने कैसे पढ़ाया है। ठीक है, जब वो आपको फ़ीडबैक देंगे तो उन फीडबैक पर आप वर्किंग करेंगे और अपना न्यू लेक्चर जो है वो क्रिएटिव बनाएंगे। आ रही है समझ में? यानी स्टूडेंट से टाइम टू टाइम फ़ीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी है कि आया उन्होंने आपकी इफ़ेक्टिव टीचिंग से क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा, और क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो उनको क्लियर नहीं हुए या क्या ऐसे इश्यूज़ थे, आप मज़ीद क्या ऐसे टेक्निक्स और मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनको मज़ीद अंडरस्टैंड करवाने में। तो ये जो फ़ीडबैक हैं आपके नए लेक्चर को क्रिएटिव बनाने में मदद देते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, ये जो पाँचवां पॉइंट है वो ये है कि इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट रिस्पेक्ट्स, एनकरेजेस एंड स्टिमुलेट्स लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। देखिए, लर्निंग जो है ना वो एक इमोशनल एक्सरसाइज है। स्टूडेंट्स जो हैं उन एक्शंस को, उन चीज़ों को पसंद करते हैं जो इमोशंस को अपील करती हैं। ठीक है, अगर टीचर वाकई सिंसियरली पर्सनली इन्वॉल्व होगा क्लासरूम में, ठीक है, हर बच्चे को एक्टिवली इन्वॉल्व रखेगा और नॉलेज को शेयर करेगा और ये शो ऑफ करेगा कि वी बोथ आर पार्ट ऑफ द लर्निंग साइकिल। ठीक है, और लर्नर्स के साथ उसकी एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो वाकई एक गुड रिवार्डिंग का बायस बनता है। ठीक है, अच्छा रिजल्ट देता है आप लोगों को। ये हैं 5 गरनीज़ 5 की फैक्टर्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग के। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको हेडिंग्स के अंदर का सारा जो मवाद है जिस तरह से भी हो सकता है आपको समझाया है। अब आप ये ख़ुद से लिखने के काबिल हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ अ कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट? देखिए, कंड्यूसिव का मतलब होता है फेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या होता है? वो एनवायरनमेंट जो वहाँ के उस एनवायरनमेंट में मौजूद लोगों को सूट करे। ठीक है, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम कहते हैं कि पंजाब की आबो हवा ज़्यादा साफ़ है। ठीक है, हम वहाँ जाते हैं तो हमारी जो सेहत है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है बनिस्बत कराची के, क्योंकि यहाँ की हवा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दालूद है। तो यानी हमारे लिए कौन सा एनवायरनमेंट ज़्यादा फेवरेबल हो गया? पंजाब साइड का, क्योंकि वहाँ की आबो हवा साफ़ है। इसी तरह कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, बच्चा जहाँ बैठकर पढ़ना पसंद करे, ठीक है, उसको कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़ वन दैट रिजल्ट्स इन इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, जहाँ बच्चा अच्छे से अच्छा सीख रहा हो। टीचर एनालाइजेज एवरी स्टूडेंट्स बिहेवियर बिफोर प्लानिंग टीचर। जहाँ टीचर जो है लेक्चर प्लानिंग करने से पहले बच्चों के बिहेवियर को एनालाइज करे। ठीक है, जहाँ बच्चा इमोशनल फ्रस्ट्रेशन से पाक हो, जहाँ पर स्टूडेंट जो हो वो किसी भी किस्म के फ़िज़िकल डर का शिकार ना हो कि मैंने ये काम कर दिया तो टीचर मुझे मारेगी, मुझे मार पिटेगी, उस खौफ में वो पढ़ाई छोड़ दे। ठीक है, वेयर स्टूडेंट्स फ्री टू एक्सचेंज आइडियाज़। जहाँ स्टूडेंट्स जो हों वो आइडियाज़ को शेयर करने में आसानी महसूस करें। ठीक है, ये तमाम जो हैं, मतलब बच्चों की तमाम चाहते हैं जो बच्चा क्लासरूम में बैठकर चाहता है, जो उसके लिए फेवरेबल और कंड्यूसिव बनती हैं, वो कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट होती हैं। हाउ टीचर मेक्स द क्लासरूम कंड्यूसिव और मोर इफेक्टिव। ठीक है, मैंने मेजर हेडिंग्स आपको बता दूँगी अभी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और उसका मटेरियल आप ख़ुद लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, पहला पॉइंट है मोटिवेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मोटिवेशन। ठीक है, एक क्लास को कंड्यूसिव और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसके एनवायरनमेंट को आपने सबसे पहले बच्चों को मोटिवेट करना है टूवर्ड्स लर्निंग। ठीक है जनाब, जब बच्चा लर्निंग की तरफ बढ़ जाएगा, मोटिवेट होगा, हाँ मुझे ये सीखना है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं हाँ मुझे ये करना है। ठीक है, तो उससे आपके क्लासरूम की डिसिप्लिन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, जब बच्चा पढ़ाई की तरफ मुतवज्जह हो जाएगा तो वो क्लासरूम की दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं देगा, उसके पास टाइम ही नहीं होगा। अच्छा जी, दूसरा है फुलफ़िल बेसिक नीड्स। बच्चों की बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। ठीक है, यानी फ़िज़िकली वो कंफर्टेबल हों, सेफ़ हों, वेलकम्ड हों। ठीक है, सोशल एक्सेप्टेड, ताकि उन्हें पढ़ाई में कोई मुश्किल ना हो रही हो। ठीक है, एज रिलेटेड इशूज़, ये तमाम चीज़ें, उनकी जो बेसिक जो नीड्स है ना वो फुलफ़िल होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल। क्लासरूम को कंट्रोल करने में ज़्यादा सख्ती ना बरतें हैं और ज़्यादा नरमी ना बरतें, मॉडरेट रहें। ठीक है, कि बच्चा यही सोचता रहे हाँ मैं सही हो के बैठ जाऊँ। ठीक है, टीचर मुझे डांटेगी, मेरा पैर बाहर ना निकले, टीचर मुझे डांटेगी, मैं उस तरफ मुंह ना करूँ, मतलब वही तो यही सोचता रहेगा यार। तो फिर वो मेमोराइज़ क्या करेगा, वो समझेगा क्या आपके क्लासरूम को? आ रही है समझ में? अच्छा, एम्पावर द स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबल बनाएं उनकी लर्निंग पर। इंडिविजुअल लर्निंग एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं क्लास में, उनको इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनाएं।
ठीक है, एक गुड क्लासरूम मैनेजमेंट का ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, स्टूडेंट के लेवल पर रह कर आपने जो है ना इंस्ट्रक्शन देनी है। छठी जमात को पढ़ा रहे हैं तो छठी जमात के बच्चों को उन्हीं के लेवल का बच्चा समझकर उनको लेक्चर डिलीवर करना है। आ रही है समझ में? 10वीं की मुश्किल बातें नहीं बतानी उनको उसी लेवल पर रहकर समझाना है। स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाइए, उनके नाम याद कीजिए। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ उन्हें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी दीजिए, उन्हें सिखाइए। स्टूडेंट के साथ जब आप कम्युनिकेट करेंगे ना, उनसे कंसर्न शो करेंगे हर स्टूडेंट के साथ। ठीक है, आप खुद सोचें, जब आप छोटे होते हैं और आपका टीचर को आपका नाम याद होता है और उसको ये भी पता होता है कि आपकी डिफरेंट क्वालिटीज़ क्या हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपको भी अगर आप अपना बचपन याद करें तो ये बेहतरीन है कि आप हर स्टूडेंट के साथ कंसर्न शो करें, आई टू आई कांटेक्ट रखें, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को जज करें, उनके गेस्चर्स को सपोर्ट करें। आ रही है समझ में? और क्लास में लेक्चर के दौरान घूमते रहा करें, रूमिंग करते रहा करें। ठीक है, ताकि बच्चा अटेंटिव रहे क्लास में। स्टूडेंट्स को कभी उसके नाम से लेबल मत करें। ठीक है, उनको पर्सनली क्रिटिसाइज मत करें। अगर उनका वो बिहेवियर गलत करें तो उस बिहेवियर को ज़रूर रोकने का एहतमाम करें, लेकिन बच्चे को लेबल नहीं करना, उसके करैक्टर को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, उसकी पर्सनल, ठीक है, उसके पर्सनल को क्रिटिसाइज़ नहीं करना। कुछ रूल्स बनाइए क्लासरूम में, जनरल रूल्स हों। ठीक है, और फिर बच्चों से ही बनवा लीजिए ताकि उनको इंटरेस्ट डेवलप हो, और फिर उन्हें क्लासरूम में डिस्प्ले कीजिए। ठीक है, ताकि हर बच्चे को पता हो कि ये मेरी क्लासरूम है और इस क्लासरूम के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको मुझे फॉलो करना है। क्लासरूम में डिसिप्लिन और मैनेजमेंट मेंटेन करने का ये बहुत एक अहम और अच्छा ज़रिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये एक बहुत अहम बात है कि आपने मिसबिहेविंग स्टूडेंट्स को हैंडल कैसे करना है। देखिए, जब कोई बच्चा मिसबिहेव करता है ना, और वो पिछली बार भी उसने किया, उससे पिछली बार भी किया, तो अगर आज उसने किया है तो उसको उसकी पिछली हिस्ट्री ना याद दिलाते फिरें। उसको सिर्फ आज की बात कहें, सिर्फ आज से डिस्कस करें उसको। आप उसको पिछली मेमोरी याद करवा कर उसमें ये चीज़ मतलब फोर्सफुली इंसर्ट करना चाह रहे हैं कि हाँ यू ऑलवेज मिसबिहेव। ठीक है, तो वो कहेगा मैं तो हमेशा ही करता हूँ, मैं तो अब भी करूँगा। नहीं, उसको प्रेजेंट में डील करें, उसको बुलाकर उसी से डायरेक्टली बात करें। दूसरे बच्चों से उसकी पीठ पीछे गिफ्ट ना करवाते फिरें। ठीक है, उसी से बात करें ना यार। अब दूसरे स्टूडेंट से क्या उसके बारे में पूछ रहे हैं? आपने उसके साथ हार्श नहीं होना। ठीक है, उसको एड्रेस करते वक्त सख्ती और पुख्तगी नहीं अख्तियार करनी, आपने बहुत काम तरीके से बात करनी है। फ़िज़िकल हैंडलिंग नहीं करनी है, आपने कुछ थ्रेट उसे नहीं देना। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपने बहुत अच्छे से जहन में रखनी है कि बिहेवियर को ठीक करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। ठीक है, अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं क्लासरूम में जो मिसबिहेविंग का कॉज बन रहे होते हैं, जो कि लेक्चर को भी ख़राब कर रहे होते हैं। तो मेरा ये मशवरा उन बच्चों को आप क्लासरूम में के बाद जब फ्री टाइम हो उसमें बुलाकर उनसे डिस्कशन कीजिए। और मैंने पर्सनली ये चीज़ देखी है कि अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास में इंतहाई हल्ला मचाए हुए होते हैं, उनके पास में कुछ ना कुछ मतलब फैमिली में ऐसे कुछ ना कुछ बात हुई होती है जिन्होंने उनको मेंटली डिस्टर्ब किया होता है। जो फ्रस्ट्रेशन निकालने वो स्कूल आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें हम उम्र उनके फ्रेंड्स मिलते हैं ना, तो वो उनके साथ शेयरिंग करते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। तो इन स्टूडेंट्स को डील करना बहुत अहम है कि उनके साथ बहुत ही तरीके और तमीज़ से डील किया जाए। अच्छा जी, अगर आ गया करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, तो आप क्या करेंगे? ये जो भी मैंने आपको बताया ना कि एक एनवायरनमेंट को कैसे कंड्यूसिव बनाना है, तो वो तमाम इसके करैक्टरिस्टिक्स तो हैं। ठीक है, आपने उसी को पॉइंट्स बनाकर लिखना है। ठीक है, यानी कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जहाँ क्लासरूम मैनेजमेंट हो रही होती है। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा होता है, नॉट एट
अपर लेवल के बच्चा जो है वो लर्न भी नहीं कर पा रहा, जहाँ टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। आ रही है समझ में?